जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे वेतन चैप्टर का 23 नंबर क्वेश्चन। तो अब तक का जो 1 नंबर से लेकर के 22 नंबर क्वेश्चन पूरा अपलोड हो चुका है। आप लोग उसको एक एक करके सब क्वेश्चन को देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और जितना सारा प्रोसेस था, हेडलाइन कैसे डालना है, मेन सॉल्यूशन को कैसे बनाना है, वर्किंग नोट को कैसे बनाना है, अब तक सबको समझ में आ गया होगा जो एकदम लाइन से वीडियो को देखे होंगे। वीडियो का प्लेलिस्ट बना है इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें जाने से आपको पूरा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मिल जाएगा, सारे भत्ते का, अनुलाभ का और अब तक के सारे क्रियात्मक प्रश्नों का सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप लोग सारे वीडियो को देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे करोगे वेतन की गणना करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उसका वर्किंग नोट रहता है, उसका प्रोसेस क्या रहता है, उसको हेडलाइन हम कैसे डालते हैं, आपको सब पता चल जाएगा वहां से। आप एक बार जरूर देखें और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो हमारा इनकम टैक्स है सीरीज चालू हो गए, कंटिन्यू चलेगा, पूरा कोर्स खत्म करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स भी कुछ दिन से कुछ ही दिन के अंतर्गत स्टार्ट हो जाएगा और मैनेजमेंट अकाउंट भी स्टार्ट होगा। साथ ही साथ 12th का जो कोर्स है बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो कोई व्यक्ति है जो 12th का स्टूडेंट है, वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अभी हम देखेंगे सैलरी चैप्टर का 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में कौन है हम देखते हैं, उसका नाम क्या रहता है, उनकी वेतन से करोगे आय की हम गणना करेंगे। उससे पहले, उसकी वेतन से आय की गणना करने से पहले हम उसके क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। वो वेतन से आय कमाया, भत्ता से, अनुलाभ से, कहां से वो इनकम हुआ, उसकी करोगे वेतन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम उसके क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद बोर्ड में जाएंगे, बोर्ड में आपको पूरा सॉल्यूशन बताएंगे वर्किंग नोट सहित। ठीक है, हेडलाइन वर्किंग नोट सहित आपको पूरा सॉल्यूशन बताएंगे, मजा बहुत आएगा। तो पहले हम लोग 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं क्या उसमें बोला गया है, क्या उसमें सारे कंडीशन दिया गया है, फिर हम बोर्ड में जाएंगे, फिर आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर मैच कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर दिया है 161 पेज नंबर मेरे बुक में है, आपके बुक में कुछ 159 158 हो सकता है, 160 हो सकता है। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे निम्नलिखित विवरण से श्री रमन लाल, यहाँ पे श्री रमन लाल हैं, 2022-23 कर निर्धारण वर्ष की वेतन शीर्षक की करोग्य आय का निर्धारण कीजिए। जो रमन लाल था उनका 2022-23 के अंतर्गत वेतन से करोग्य आय की हमें गणना करना है। अब हमें हेडलाइन हम जब डालेंगे, जब बोर्ड में जाएंगे हम लोग समझाएंगे यहाँ पे कि हेडलाइन क्या डालना है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होगा हेडलाइन में क्या डालना है। हेडलाइन में हमें उसी चीज को डालना है जो गणना करने बोला जाता है क्वेश्चन में। यहाँ पे किस चीज की गणना करने बोला जा रहा है, यहाँ पे हमें उसकी करोग्य आय की गणना करने बोला जा रहा है वेतन शीर्षक के अंतर्गत। तो हमें हेडलाइन लगाना है कि वेतन से करोग्य आय की गणना या सिर्फ करोग्य आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए। इस तरीके से हमें उसका हेडलाइन लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे। वह मुंबई में एक कपड़ा उद्योग में 60,000 रुपए मासिक वेतन पर कार्यरत है। वो कहाँ है, रमन लाल मुंबई में है, ये कपड़े के उद्योग में 60,000 मासिक वेतन पर कार्यरत है, यानी कि वो वहां पे काम कर रहा है मुंबई में एक कपड़े के उद्योग में, जहां से उनको 60,000 प्रति माह उसको वेतन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त वह उनके द्वारा की गई बिक्री पर 1% कमीशन पाने का भी अधिकारी है। मतलब वो कपड़े के उद्योग में काम तो करता है, अब एक साल में बहुत सारे कपड़े को बेच देते हैं वो, और वो जितने सारे कपड़ों को बेचते हैं उनके द्वारा की गई बिक्री पर उनको 1% से, सिर्फ 1% से उसको कमीशन प्राप्त होता है। तो जो ये कमीशन है, कौन सा कमीशन है, प्रतिशत वाला कमीशन। ये प्रतिशत वाला कमीशन कहाँ यूज होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा।
प्रतिशत वाला कमीशन कहाँ यूज होगा? जब हम मकान किराया भत्ता यूज करेंगे, तब जब उसका मकान किराया भत्ते की गणना हम करते हैं, उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, तो वर्किंग नोट में यूज होगा। वर्किंग नोट में कहाँ यूज होगा? जो वेतन से आशय होता है, मूल वेतन, महंगाई वेतन सेवा के अधीन, ठीक है, हमेशा सेवा के अधीन रहता है महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता सेवा के अधीन, और प्रतिशत वाला कमीशन, ये जो वेतन से आशय होता है वही जगह ये यूज होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जब किराए से मुक्त मकान निकालते हैं असुसज्जित या सुसज्जित, तब नॉर्मल कमीशन जाता है। तो ये कमीशन में कंफ्यूज नहीं होना कोई। आगे देखते हैं, उनके द्वारा की गई बिक्री गत वर्ष में 10 लाख है, वो 10 लाख रुपए का बिक्री किया है, और 10 लाख रुपए की बिक्री पर उसको कमीशन कितना दिया जाता है? सिर्फ 1%, सिर्फ 1% उनको कमीशन दिया जाता है। ठीक है, 10 लाख का 1% कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए उसको कमीशन मिलेगा। आगे देखते हैं, गत वर्ष में उसने नियोक्ता से निम्नलिखित भत्ते तथा सुविधाएं प्राप्त की है, मतलब उनको वेतन मिला और कमीशन मिला। इसके अलावा गत वर्ष में वो अपने मालिक से भत्ता और अनुलाभ, यानी कि जिसको सुविधा बोलते हैं, ये भी प्राप्त किया है। वो क्या क्या है और कितना कितना प्राप्त किया है, आगे हम क्वेश्चन में लाइन से देखेंगे। पहला नंबर बोला गया है 10,000 रुपए प्रति माह मकान महंगाई भत्ता, जो उसे सेवा की शर्तों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे महंगाई भत्ता उसको मिल रहा है 10,000 रुपए प्रति माह, वो भी सेवा की शर्तों के अनुसार, सेवा की शर्तों के अनुसार है ये। ठीक है, इसको हम मेन सॉल्यूशन में भी लेंगे, वर्किंग नोट में भी लेंगे, सब जगह लेंगे इसको। और जो अवकाश उपलब्धियों की गणना के लिए शामिल किया जाता है, मतलब अवकाश ग्रहण जब करते हैं तो अवकाश संबंधी लाभों के साथ उसको जोड़ा जाता है। तो ये पूरा पूरा सेवा की शर्त के अनुसार है, इसमें कोई झोल वाली बात नहीं है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है कि सेवा की शर्त के अनुसार है, खुद भी बोल दिया, दो बार बोला यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या मिला उनको। बोनस मिला 32,000 रुपए का, और तीसरा नंबर पॉइंट है 10,000 रुपए प्रति माह मकान किराया भत्ता प्राप्त हो रहा है। मकान किराया भत्ता भी मिल रहा है उनको। तो मकान किराया भत्ते की गणना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। और वर्किंग नोट में वेतन से आशय में मूल वेतन, महंगाई भत्ता सेवा के अधीन, महंगाई वेतन, परसेंट वाला कमीशन, ये सारा चीज जुड़ेगा वहां पे। कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों में। इसका शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड हो चुका है कि वेतन से आशय क्या है और मकान किराया भत्ते का रूल क्या है, सब अपलोड हो चुका है। पहले वीडियो को देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। और आपके पास नोट्स नहीं है, टेलीग्राम चैनल में जाओ, वहां पे मांगो, वहां पे आपको नोट्स मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। 1,000 रुपए प्रति माह मनोरंजन भत्ता भी उनको मिल रहा है। अब मनोरंजन भत्ता जब मिलते हैं तब हम क्या देखते हैं कि वो जो कर्मचारी हैं, क्या वो सरकारी कर्मचारी है कि गैर सरकारी कर्मचारी है। अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो उनको अधिक से अधिकतम 5,000 रुपए का कटौती मिलेगा, और अगर वो गैर सरकारी कर्मचारी है तो उनको बिल्कुल कटौती नहीं मिलेगा, पूरे राशि पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। पूरे राशि पर टैक्स देने का कहने का मतलब है कि वेतन शीर्षक में उनका जो मनोरंजन भत्ता प्राप्त होगा वो पूरा करोग्य होगा, हमें पूरा करोग्य राशि के अंतर्गत शामिल करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, नियोक्ता ने अनुलाभों पर आयकर के 1,000 रुपए चुकाए हैं। अब देखो इस पॉइंट में मसला क्या है, बहुत सारे का ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि नियोक्ता ने अनुलाभों पर 1,000 रुपए का आयकर चुकाया, ये इसका मतलब क्या है और इसमें करना क्या है इसको। ये तो देखो यहाँ पे जो नियोक्ता होता है, जो हमारा मालिक होता है कंपनी का, वही एक कर्मचारी को अनुलाभ प्रदान करता है, अनुलाभ देता है, सुविधा देता है। और उस सुविधा पर जो भी करोग्य होता है, उस सुविधा, उस पर कर देने का दायित्व किसका बनता है? कर्मचारी का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मालिक खुद ही अनुलाभ दे रहा है और उस पर जितना आयकर बन रहा है खुद ही कर पटा रहा है यहाँ पे, तो इसमें कर्मचारी का कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, वो बिल्कुल कर मुक्त हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है यहाँ पे उसको। नियोक्ता ने अनुलाभों पर आयकर के 1,000 रुपए चुकाए, इसको हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि अनुलाभ खुद ही नियोक्ता देता है, उस पर खुद ही आयकर वो पटा रहा है। आगे देखते हैं, नियोक्ता ने उनको अवकाश में
शिमला जाने हेतु यात्रा रियायत 3,500 रुपये दिए। यहाँ मान लो कि अवकाश पर यात्रा में रियायत केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को संतुष्ट करती है। देखो यहाँ पे इस टॉपिक में मसला क्या है, यहाँ पे ये अभी समझने वाली बात है। यहाँ पे एक तो यात्रा रियायत, रियायत मतलब होता है छूट यहाँ पे, ठीक है। तो यात्रा रियायत अगर बोल दिए तो ये कर मुक्त होता है, लेकिन आगे और क्या बोल दिया, यात्रा जो करवाया था या फिर यात्रा रियायत जो भी उसको मिला था 3,500 रुपए का यात्रा रियायत के लिए जो दिया गया था मालिक द्वारा कर्मचारी को, ये जो यात्रा रियायत है ये अवकाश पर यात्रा में रियायत जो है कि केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है, सरकार द्वारा अनुमोदित है, तो ये कर मुक्त हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा मुख्य कमिश्नर द्वारा भी अनुमोदित है, तो ऐसा शब्दों का जब यूज किया जाएगा तो वो कर मुक्त होगा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे ध्यान आपको रखना है, ये भी कर मुक्त हो जाएगा 3,500 रुपए का। आगे देखते हैं, उनको गैस बिजली तथा पानी की सुविधा भी दी गई है जिसका 50,000 रुपए व्यय नियोक्ता द्वारा किया गया। देखो यहाँ पे इस टॉपिक में क्या है, 50,000 रुपए का गैस बिजली पानी का बिल हो रहा है। अब जो कर्मचारी हैं उसके घर में जो भी गैस बिजली पानी का जो बिल है उसका व्यय खुद को उठाना चाहिए, उसका घर का मैटर है ये सब। कर्मचारी और मालिक के संबंध में ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी कंपनी में गया काम करने के लिए, वहां से मालिक उसको वेतन दे रहा है, भत्ता दे रहा है, अनुलाभ दे रहा है, इतना सारा चीज देने के बाद भी उसका घर का खर्च उठाने के लिए जाएगा, तो कर्मचारी जिंदा ही क्यों है यहाँ पे, कर्मचारी कर ही क्या रहा है यहाँ पे। सबसे पहला तो वो कर्मचारी को वेतन दे रहा है, ठीक है, भत्ता दे रहा है, अनुलाभ दे रहा है, मालिक इतना सारा चीज भर भर के कर्मचारी को दे रहा है, उसके बाद भी मालिक को कर्मचारी के घर का खर्चे को उठाना पड़ता है यहाँ पे। तो कितना दुख की बात है यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्मचारी को अपना पर्सनल खर्चा खुद को उठाना चाहिए। अगर कर्मचारी के पर्सनल खर्चे का भुगतान मालिक द्वारा किया जाता है तो संपूर्ण रूप से करोग्य होगा, टैक्सेबल होगा, हमें वेतन शीर्षक में करोग्य आय में शामिल करना होगा, तो ये पूरा टैक्स लग जाएगा पूरे 50,000 रुपए पे। आगे देखते हैं, उसने तथा उसके नियोक्ता ने प्रत्येक के प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में या फिर भविष्य निधि में वेतन का 14.5% अंशदान किया है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही 14.5% करके अंशदान किया प्रोविडेंट फंड में। तो जो कर्मचारी कौन है, रमन लाल है क्या, रमन लाल, श्री रमन लाल है। तो जो रमन लाल है वो जो अपने प्रोविडेंट फंड में 14.5% अंशदान किया है, जो खुद किया है, वो वेतन शीर्षक में करोग्य नहीं होगा, कर मुक्त होगा। इसीलिए कर मुक्त होगा क्योंकि वो अपने ही पैसा को बचा के अपनी प्रोविडेंट फंड में जमा किया अपने फ्यूचर को संभालने के लिए। तो ये उनको धारा 80C के अंतर्गत कटौती मिलेगा, यहाँ पे वेतन शीर्षक में करोग्य नहीं होगा। लेकिन उसका मालिक, उसका जो नियोक्ता है, उसका नियोक्ता जो उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसके प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा किया 14.5% से, उस पर टैक्सेबल होगा, लेकिन 12% तक कर मुक्त होगा। उसके बाद एक्स्ट्रा जितना बचेगा उस पर कर लगेगा या वो करोग्य होगा, हमें वेतन शीर्षक में करोग्य आय में शामिल करना पड़ेगा। 14.5% तक अंशदान किया है, छूट रहता है 12% तक, तो 14.5% माइनस 12% बचेगा कितना, 2.5%। तो 2.5% करोग्य होगा वेतन शीर्षक में, हमें उसको शामिल करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। गत वर्ष में 9.5% की दर से ब्याज जमा हुआ है 9,800 रुपए। उसके फंड में या उसके खाते में जो पैसा जमा हुआ था उस पर 9.5% से कटकर ब्याज जमा हुआ है 9,800 रुपए। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा। आपको क्या पता होना चाहिए, जो हमारे प्रोविडेंट फंड में जमा होता है उस पर जो हमें ब्याज मिलता है वो ब्याज 9.5% से छूट रहता है, कर मुक्त होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 9.5% से ही ब्याज मिला है, तो 9.5% तक कर मुक्त रहता है, तो और 9.5% से ही उसको ब्याज मिला है, तो ये संपूर्ण रूप से कर मुक्त होगा।
वेतन शीर्षक में कर मुक्त है इसको हमें नहीं लिखना है। हम लिख सकते हैं लेकिन नील करके दिखाएंगे या कर मुक्त करके दिखा देंगे। और अगर हम सॉल्यूशन में नहीं दिखाएंगे तो उसके लिए नोट में लिखना पड़ेगा कि ये कर मुक्त है। किस लिए कर मुक्त है? क्योंकि 9.5% तक ये हमारा नियम है कि कर मुक्त है और 9.5% तक ही ये बैच का पैसा जमा हुआ था हमारे फंड में। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। उसने मुंबई में किराए पर लिए गए एक आवास के लिए 14,000 रुपए प्रति माह किराया चुकाता है। इसको क्या करना है? इसको हमें मेन सॉल्यूशन में नहीं दिखाना है। ये जब हम मकान किराया भत्ता उसको मिल रहा था, जब मकान किराया भत्ते की गणना करेंगे, जब वर्किंग नोट बनाएंगे तब यूज होगा कि किराया चुकाया -10% का अधिक, जो हम पॉइंट लिखते हैं, जो हम रूल लगाते हैं, लॉन्च करते हैं रूल को, तब ये यूज होगा। यहाँ पे मेन सॉल्यूशन में इसका कोई काम नहीं है, एक किराया चुकाया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोला गया है और हमें इसके वेतन शीर्षक में करोगे आय की गणना करना है। तो आप लोग आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर नहीं आया, कुछ पॉइंट में डाउट है कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए, फिर क्या हुआ यहाँ पे, तो आप पूछिए, कमेंट कीजिए, आपको और समझाया जाएगा या आपके लिए आपका डाउट वहीं पे क्लियर किया जाएगा कमेंट में, या फिर आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। और अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अभी हम बोर्ड में जाएंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे किस तरीके से बनता है। उसका जो हेडलाइन है, मेंस फ्रेश सॉल्यूशन है, जो वर्किंग नोट है, अलग अलग बनाएंगे हम लोग, देखेंगे पूरा सॉल्यूशन को। तो चलती है हम लोग बोर्ड में और देखते हैं सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड में। ओके, तो सबसे पहले हम उनका हेडलाइन डाल लेते हैं, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हेडलाइन में क्या डालेंगे कि श्री रमन लाल की करोग्य वेतन से आय की गणना, या करोग्य वेतन से आय की गणना लिखने से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे उनका नाम था श्री रमन लाल, श्री रमन लाल की वेतन से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए ये हमारा हेडलाइन कंप्लीट हो गया। जिस चीज की गणना करने बोला गया है उसी को लेके हमें हेडलाइन यहाँ पे लगा देना है। अब हेडलाइन हो गया, अब हम उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला उनका वेतन क्या दिया है, 60,000 रुपए प्रति माह वेतन पर कार्यरत था मुंबई में। तो उनका वेतन हो जाएगा यहाँ पे 60,000 रुपए प्रति माह। प्रति माह मतलब एक महीने का 60,000, तो पूरे 12 महीने का कितना हो जाएगा, पूरा 12 महीने से गुना कर देना पड़ेगा। 12 6 72, 7,20,000 रुपए होना चाहिए। ठीक है, 7,20,000 रुपए उनका वेतन हो जाएगा, 7,20,000 रुपए। इसके अलावा और क्या क्या मिला है उनको, कमीशन मिला 1% से। तो कमीशन से पहले जितना भत्ता है हम भत्ते को लिख लेते हैं, कमीशन को और बाद में लिखेंगे। 10,000 रुपए प्रति माह महंगाई भत्ता मिला है, जो सेवा की शर्तों के अनुसार है, वो खुद बोल दिया है। यहाँ पे हमें अलग सा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर में कहीं बोला है कि नहीं बोला है, हमें अलग सा ढूंढने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमें ढूंढते फिरते की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट साफ सब खुद ही बोल दिया यहाँ पे कि सेवा की शर्तों के अनुसार है महंगाई भत्ता, सेवा की शर्तों के अनुसार है, खुद ही बोल दिया। तो हम यहाँ पे लगा देंगे महंगाई भत्ता। कितना रुपए दिया है महंगाई भत्ता, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए प्रति माह दिया है। एक महीना में 10,000, तो पूरे 12 महीना में कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपए महंगाई भत्ता हो जाएगा। ठीक है, ये सब कॉमा है, पॉइंट नहीं है। 1,20,000 रुपए महंगाई भत्ता हो जाएगा। उसके बाद कमीशन लिख लेते हैं। उसके बाद कमीशन है, कमीशन मिल रहा है 1% से। अब बिक्री पर 1% से कमीशन मिला, बेचा कितना, 10 लाख रुपए का टोटल कपड़ा बेचा उन्होंने, तो 10 लाख रुपए पर 1% की दर से, 10 लाख पर 1% से कमीशन मिला है
10,000 रुपए। ठीक है, 10% से कमीशन मिला है, ये परसेंट वाला कमीशन है, 10,000 रुपए का हो रहा है 1% से 10 लाख का। आगे अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि 10 लाख का 1% 10,000 कैसे? ऐसे आया, देख लो, सब दिखा देता हूं प्रूफ। 10 लाख गुना 10/100, 10%, एक जीरो एक जीरो, दूसरा जीरो दूसरा जीरो, कितना बच गया यहाँ पे? 1 और ये 4 जीरो, हो गया 10,000। ये 10,000 रुपए का ये आया कमीशन। डाउट या कंफ्यूज कहीं नहीं होना है। कहीं पे लग रहा है सीधा पूछो कमेंट में, सर वहां पे डाउट लग रहा है या फिर वहां पे कंफ्यूज लग रहा है मुझे, हो जाएगा आपका क्लियर। लेकिन पूछो, जिसका जो क्वेश्चन है पूछो कमेंट में। उसके बाद उनको मिला है बोनस 32,000 रुपए का। अब 32,000 के साइड में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि प्रतिमाह है कि मासिक है, कुछ नहीं, मतलब वो पूरा साल भर का वार्षिक है पूरा बोनस। बोनस मिला है टोटल 32,000 का। ठीक है, 32,000 रुपए का बोनस मिला है, वार्षिक है, प्रतिमाह नहीं है, वार्षिक है, डायरेक्ट लिख दिया, कोई 12 महीने से गुना नहीं किया एक्स्ट्रा। आगे 10,000 रुपए प्रतिमाह मकान किराया भत्ता, 1,000 रुपए प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता। अब मनोरंजन भत्ता की केस में हमें देखना पड़ता है कि वो सरकारी कर्मचारी है कि गैर सरकारी। यहाँ पे तो कुछ नहीं बोला है, ऊपर से एक कपड़े के उद्योग में कंपनी में काम कर रहा था वो, तो एकदम पूरा गैर सरकारी है। सरकारी होता तो खुद बोल देता कि सरकारी कर्मचारी है या फिर सरकारी किसी जगह में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, गैर सरकारी है। तो सबसे पहले देखते हैं मनोरंजन भत्ता। मनोरंजन भत्ता, देखिए जितना सारे भत्ते हैं ना, सबको एक जगह से लिखने से बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है, तो एक जगह से लिखना पूरे भत्ते को। मनोरंजन भत्ता कितना मिला? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए मनोरंजन भत्ता निकला है। अब ये प्रतिमाह है क्या? हाँ, 1,000 रुपए प्रतिमाह, तो इसको हमें 12 से गुना करना है, साल भर में कन्वर्ट करना है। 12 एकम 12,000 आ जाएगा हमारा मनोरंजन भत्ता। अब यहाँ पे ये गैर सरकारी है, इस कारण से पूरा पूरा कारोग्य हो गया। लेकिन ये अगर जो श्री रमन लाल है, ये रमन लाल अगर सरकारी कर्मचारी हो जाता तो अधिकतम उनको 5,000 रुपए का कटौती मिलता और उनके लिए हम यहाँ पे अलग सा वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता पड़ता। लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गैर सरकारी कर्मचारी है, जितना भत्ता मिला संपूर्ण रूप से करोग्य हो जाएगा, तो हमें करोग्य में उनको शामिल करना है। आगे क्या मिला है उनको? मकान किराया भत्ते की हम गणना करेंगे अभी। मकान किराए भत्ता या भत्ते, मकान किराया भत्ते। अब मकान किराया भत्ते के लिए हमें अलग सा वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना वर्किंग नोट के हम मकान किराया भत्ते की करोग्य राशि को नहीं निकाल सकते। उसके लिए वर्किंग नोट जरूरी है। और ये वर्किंग नोट जो आपका नोट्स है अल्ट्रा लेवल का, वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, बार बार बोल रहा हूं मैं, वहां पे जाओ, प्राप्त कर लो, पढ़ लो, एकदम आसान लगेगा। फिर यहाँ पे इनकम टैक्स, ये वर्किंग नोट यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। वर्किंग नोट यहां पे हम गणना करेंगे मकान किराए भत्ते की गणना। ठीक है, मकान किराए भत्ते की हम यहाँ पे गणना करेंगे, तो मकान किराए भत्ते की गणना हम यहाँ पे लिख दिए। अब हमें नियम यहाँ पे लॉन्च करना है, हमारा जो रामबाण नियम है मकान किराए भत्ते को गणना करने के लिए, उनको हमें यहाँ पे लॉन्च करना पड़ेगा। अब नियम क्या है यहाँ पे? प्राप्त मकान किराया भत्ता, जितना भत्ते के रूप में राशि हमें मिलेगा या प्राप्त होगा मालिक से, उनको हमें यहां पे लिखना है। दूसरा नियम, किराया चुकाया माइनस वेतन का 10% का आधिक्य, वेतन का 10% का आधिक्य, ये हमारा नियम है। आधिक्य मतलब दोनों को माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको लिखना है, शेष को, इसीलिए आधिक्य बोला गया है। तीसरा नंबर, वेतन का या तो 40% या 50% हमें काटना होता है।
कब 40% और कब 50%? बहुत सारे लोगों को इस चीज में डाउट होगा या कंफ्यूज होता होगा कि कब 40% काटना है और कब 50%। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर शहर, जिस शहर में वो जो घर में रहता है, वो घर, देखो जिस घर में वो रह रहे हैं वो घर अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 शहरों में से कोई भी शहर में है तो 50% काटना है हमें। और अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से बाहर या उन 4 को छोड़ के कोई दूसरा शहर है हमारे भारत देश का, तब हमें 40% काटना है। 50% कब काटेंगे? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 शहरों के लिए कौन सा परसेंट है? 50%। और बाकी शहरों के लिए यह 40%। बाकी शहरों के लिए या कोई दूसरा शहर के लिए 40% और 50% कौन सा में काटेंगे? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इन 4 शहर को आपको याद कर लेना है। कैसे याद नहीं रहेगा? तो मुंह जोड़ने वाली बात है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अगर आया तो 50% लेना यहाँ पे काट के वेतन का, या फिर 40%, इन 4 को छोड़ के कोई दूसरा शहर आया तो 40%। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि कौन सा शहर में उसका घर है, अगर कोई शहर का नाम नहीं दिया तो हम 40% ही लेंगे। 50% तभी लेंगे जब इन मेन 4 शहर का नाम एकदम प्रॉपर बोल देगा, नहीं बोलेगा तो 40% ही लेना है। हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं बोला होगा क्या उसका कौन सा शहर में है ये? रमन लाल, मुंबई में एक कपड़ा उद्योग में 60,000 वेतन पा रहा है। मुंबई देखो यहाँ पे आ रही है मुंबई। तो कौन सा परसेंट? 50% काटना है वेतन का। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा चीजों को। क्वेश्चन को इसीलिए अच्छे से 2 बार पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 40% नहीं आएगा, 50% आएगा, क्योंकि शहर मुंबई है। हो गया अभी? तो क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है कि 40% आएगा कि 50%। यहाँ पे मुंबई था तो आ गया कितना? 50%। कोई एक ही को यहाँ पे शो करना है। अब हम नियम को लॉन्च कर दिए हैं, अब हम इसको बनाएंगे। प्राप्त मकान किराया भत्ता कितना मिला था उसको भत्ते के रूप में? 10,000 प्रति माह मकान किराया भत्ता। 10,000 रुपए मिला उसको प्रति माह मकान किराया भत्ता। तो 10,000 रुपए को अगर 12 महीने से गुना करेंगे तो आएगा 1,20,000 रुपए। ठीक है, 1,20,000 रुपए आ रहे मकान किराया भत्ता। अगला, किराया चुकाया माइनस वेतन का 10%। किराया कितना चुका रहा है? क्वेश्चन के लास्ट में बोल दिया है उसने मुंबई में किराए पर लिए गए अपने आवास के लिए 14,000 प्रति माह किराया चुकाता है। इसी किराया जो चुकाया उसी को यहाँ पे यूज करना है। देखो मकान किराया भत्ता क्वेश्चन के ऊपर में दिया है और किराया चुकाया एकदम लास्ट में दिया है। तो क्वेश्चन घुमाने के लिए क्या क्या ना कर रहा है यहाँ पे, हमें सब्र रखना है और अच्छे से ध्यान से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है यहाँ पे कहाँ पे क्या चीज छुपा है। क्वेश्चन में जो ऊपर बोलना था नीचे बोल दिया, बीच में घुसा देगा, कहीं भी कुछ भी कर देगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अच्छे से क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, समझना है, अपना रूल लॉन्च करना है और नियम के अनुसार चलते रहना है। अब किराया चुकाया कितना? 14,000 रुपए। 14,000 रुपए किराया चुकाया, वो भी प्रति माह है क्या? 14,000 प्रति माह है तो इसको भी 12 से गुना करना है, माइनस वेतन का 10% का आधिक्य। अब यहाँ पे जो वेतन आ रहा है ना, ये वेतन यहाँ पे मसला है, और यहाँ पे जो वेतन आ रहा है यहाँ पे इन दोनों में मसला है। यहाँ पे जो वेतन यूज होगा 10% काटने के लिए, यहाँ पे भी उसी वेतन को यूज करना है। पर यहाँ पे वेतन का मतलब क्या है? जो ओरिजिनल वेतन मिला था यहाँ पे 7,20,000 का, क्या उसी वेतन को यूज करना है कि कुछ और मसला है? यहाँ पे कुछ और मसला है, उस वेतन को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे वेतन में बहुत सारा चीजों को जोड़ा जाएगा तब जाके बनेगा वेतन, और उसी वेतन को हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो वेतन में क्या क्या चीज शामिल होगा, क्या क्या चीज को जोड़ा जाएगा वेतन के अंदर, उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। वेतन से आशय, वेतन से आशय, वेतन में क्या क्या चीज जुड़ेगा?
सबसे पहला मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। ये महंगाई भत्ता सेवा के अधीन होना चाहिए, प्लस प्रतिशत वाला कमीशन, नॉर्मल कमीशन नहीं, प्रतिशत वाला कमीशन। देखो ये 3-4 चीजों में से क्या ये सब हमारे क्वेश्चन में है कि नहीं है? एक चीज और है, कौन सा? महंगाई वेतन। महंगाई वेतन हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीज है वो चीज लिखो। लिख सकते हो यहाँ पे प्लस में हम लिख सकते हैं महंगाई वेतन। महंगाई वेतन हम यहाँ पे प्लस में दिखा सकते हैं, ठीक। अब इनमें से हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीज है उसको हमें प्लस करना है। सबसे पहला देखो, ये मूल वेतन हमारे पास 60,000 प्रति माह के हिसाब से 7,20,000 रुपए का हमारे पास वेतन आ गया है, प्लस महंगाई भत्ता सेवा के अधीन। ये जो महंगाई भत्ता था 10,000 प्रति माह, 1,20,000 रुपए, ये सेवा की शर्त के अनुसार था। क्वेश्चन खुद बोल दिया सेवा की शर्तों के अनुसार है, और सेवानिवृत्त लाभों के लिए भी जोड़ा जाता है। दोनों ही बोल दिया यहाँ पे, सेवा की शर्तों के अनुसार भी बोला है, और अवकाश गृह या फिर अवकाश ग्रहण के संबंध में, सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में जोड़ा जाता है, यह भी बोल दिया। मतलब फुल टू फुल पूरा सेवा की शर्तों के अनुसार है। यहाँ पे कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूज वाली बात यहाँ पे नहीं है, पूरा सेवा की शर्तों के अनुसार है। तो उसको लेना है 1,20,000 का, प्लस प्रतिशत वाला कमीशन। प्रतिशत वाला कमीशन यहाँ पे देखो, ये जो कमीशन था ये परसेंट वाला कमीशन ही था, तो ये परसेंट वाला कमीशन कितना है? 10,000 रुपए, 10,000, प्लस महंगाई वेतन। महंगाई वेतन हमारे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं था, तो महंगाई वेतन को हम यहाँ पे कर देंगे नील। अगर रहता तो हम उसको यहाँ पे जोड़ लेते। अब इन सब को हम जोड़ेंगे तो देखेंगे वेतन कितना आता है। जो वेतन यहाँ पे आएगा उसी वेतन को यहाँ पे यूज करना है, तो यहाँ पे अपने को प्लस करना पड़ेगा। 7,20,000, 1,20, 10,000 हो गया, 8,50,000 रुपए का आ रहा है हमारा वेतन। 8,50,000 रुपए ये हमारा आ रहा है वेतन। इसी 8,50,000 का यहां पे काटना है 10% और दोनों को माइनस करना है। अब 14,000 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1,68,000 रुपए। इनको गुना करेंगे तो 1,68,000 रुपए आ रहा है, माइनस वेतन का 10%, 8,50,000 का 10% काटेंगे तो आएगा 85,000 आएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को माइनस करेंगे एक साथ, ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 85,000 माइनस कर दिए तो आया 83,000, 83,000 आया है यहाँ पे। तीसरा कंडीशन है कि वेतन का 50%। क्यों 50%? क्योंकि शहर हमारा मुंबई निकला, इस कारण से 50% लगाना है। कौन सा वेतन? इसी वेतन को यूज करना है दोनों जगह। तो 8,50,000 रुपए का 50% कितना हो जाएगा? 4,25,000, 4,25,000 रुपए का 4,25,000 आ गया हमारे तीनों कंडीशन। यह पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों कंडीशन हमें मिल गया है। अब ये तो हम हमारा जो सूत्र था, ये हमारा जो नियम था, हम उसको लॉन्च कर दिए, पूरा बना लिए, तीनों कंडीशन के आंसर सामने आ चुका है। अब आगे क्या करना है हमें? अब जो मकान किराया भत्ता होता है उसके जो करोग्य राशि है उसको हमें यहाँ पे शामिल करना है, ठीक है, वेतन शीर्षक में यहाँ पे शामिल करना है। तो जो हम लोग मकान किराया भत्ता निकाल रहे हैं, जो 3 नियम लगा के हम निकल रहे हैं यहाँ पे, अब ये निकला 1,20,000, यहाँ पे 83,000, यहाँ पे 4,25,000। अब ये जो भत्ते की हम गणना कर रहे हैं, इसकी करोग्य राशि कितना निकलेगा और करमुक्त राशि कितना निकलेगा, उसको हमें यहाँ पे पता करना है। यहाँ पे और कैलकुलेशन करना पड़ेगा आगे। अब यहाँ का जितना करमुक्त होगा तो यहीं पे करमुक्त हो जाएगा, और जितना राशि करोग्य होगा उसको हमें यहाँ पे वेतन शीर्षक में शामिल करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे कैसे समझेंगे? हम यहाँ पे कैसे समझेंगे कि यहाँ पे कौन सा करमुक्त है? तो इसका नियम क्या है कि इन तीनों को जो हम यहाँ पे गणना किए एक एक करके,
तीनों में से जो सबसे छोटा होगा या जो सबसे कम होगा वही कर मुक्त होगा। 1,20,000, 83,000 और 4,25,000, तीनों में सबसे कम कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? 83,000। ये 1,20,000, ये 4,25,000 और ये मात्र 83,000। तो यही सबसे छोटा, यही सबसे कम है राशि, तो ये हो जाएगा कर मुक्त। ठीक है, ये हो जाएगा कर मुक्त। जो सबसे कम रहता है तीनों में से वही कर मुक्त होगा। अब ये कर मुक्त हो गया। अब करोग्य कितना होगा वो पता करने के लिए एक सूत्र और लगाना है यहां पे। करोग्य भत्ते बराबर प्राप्त भत्ता माइनस कर मुक्त राशि। प्राप्त भत्ता माइनस कर मुक्त राशि। जो मकान किराया भत्ता हमें प्राप्त हुआ था, जो मिला था, वो कितना है? प्राप्त मकान किराया भत्ता 10,000 का 12 महीने का 1,20,000 रुपए जो हमें प्राप्त हुआ था, उसी को यहाँ पे लिख देना है 1,20,000 माइनस का माइनस कर मुक्त राशि। इन तीनों में से कौन सा कम हुआ था? 83,000 कम हुआ था, तो वही कर मुक्त हो गया था। तो उसी कर मुक्त राशि 83,000 को यहाँ पे लिखना है। अब माइनस करो, अब दोनों में से इन दोनों को माइनस करो आपस में। 1,20,000 माइनस 83,000 कितना आएगा? 37,000, 37,000, 37,000 रुपए। ये हो जाएगा करोग्य राशि या करोग्य भत्ते। करोग्य भत्ता मकान किराया भत्ते की करोग्य राशि 37,000 रुपए निकला। ठीक है, मकान किराया भत्ता यहां पे हम लिखेंगे 37,000, 37,000 रुपए। इस एक लाइन के चीज को निकालने के लिए क्या प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, कितना सिरदर्द वाला काम है। जो इनकम टैक्स में न्यू आएंगे वो लोग तो टेंशन के मारे मर जाएंगे। यहाँ पे सिंपल सा देखो, ये वेतन लिखा है, इस वेतन में क्या क्या चीज शामिल होगा, तो सिर घूम जाएंगे उन लोग यहीं पे। ठीक है, इसलिए नोट्स को पढ़ो, अच्छे से ध्यान से पढ़ो, याद करो, उसको प्रैक्टिस करो, सब बन जाएगा। कोई पहाड़ वाली बात नहीं है इसमें, सब बन जाएगा। अब इसके स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसको मिटाना है मुझे, अभी स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। हो गया, मिटाओ। इनकम टैक्स को बनाना कोई पहाड़ तोड़ने वाली जैसा बात नहीं है, सबसे बन जाएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नोट्स को याद करना है, थोड़ा प्रैक्टिस, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना पढ़े सब हार्ड लगता है, पढ़ोगे तो सब सरल लगेगा। आगे मकान किराया भत्ता हो गया है। अब बोला गया नियोक्ता ने अनुलाभों पर आयकर चुकाया, ये कर मुक्त है, पहले भी आपको बोल चुका हूं। आगे नियोक्ता ने अवकाश में शिमला के लिए यात्रा रियायत 8,000, 3,500 रुपए के दिए थे, जो क्या था? केंद्रीय रियायत, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करता है, यानी कि सरकार द्वारा अनुमोदित था, वो मान्यता प्राप्त था। ये भी यात्रा रियायत कर मुक्त होगा, बिल्कुल। आगे हम यहां पे लिख सकते हैं उसको कि नियोक्ता ने आयकर के दिए हैं, तो यहां पे हम उसको नील कर सकते हैं। उसके बाद यात्रा रियायत केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित। ठीक है, ये बिल्कुल कर मुक्त होता है, नील होता है। आगे गैस, बिजली, पानी आदि की सुविधा दिया है नियोक्ता कर्मचारी को, और उसका बिल हो रहा है 50,000, जो कर्मचारी को खुद को भुगतान करना चाहिए था, क्योंकि उसका पर्सनल खर्चा है, घर का खर्चा है, और इस खर्चे को भी मालिक वहन कर रहे हैं। तो इस राशि को पूरा करोग्य करना है, क्योंकि कर्मचारी के पर्सनल निजी खर्चे का वहन कौन कर रहे हैं? नियोक्ता वहन कर रहे हैं, तो संपूर्ण रूप से करोग्य होगा। वेतन शीर्षक में गैस, बिजली व पानी का बिल नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति, नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया है। कितने रुपए का? पूरे 50,000 रुपए का
कर योग्य होगा, वेतन शीर्षक में हमें उसको शामिल करना है। आगे देखते हैं, उसने तथा उसके नियोक्ता ने, दोनों ने ही, प्रत्येक ने प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन का 14.5% से अंशदान किया। अब यहां पे इसको मिटाना है। अभी 14.5% से अंशदान किया है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो अंशदान करते हैं मालिक कर्मचारी के फंड में, वो 12% तक करमुक्त होता है। ये आपको पता होना चाहिए, और आपको तभी पता होगा जब आप नोट्स को पढ़ोगे। अल्ट्रा लेवल नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अब यहां पे प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान की गणना, ठीक है। यानी कि देखो, कर्मचारी खुद अपने वेतन का पैसा बचा के अपने प्रोविडेंट भविष्य निधि में जमा किया, नियोक्ता ने भी किया। जो कर्मचारी खुद जमा किया वो यहाँ पे करमुक्त होगा, क्योंकि वो धारा 80C के अंतर्गत करमुक्त होता है, उसको छूट मिलता है वहां पे, तो यहाँ पे वो कर योग्य नहीं होगा। और जो मालिक, जो नियोक्ता अंशदान दे रहा है, वो यहाँ पे कर योग्य होगा वेतन शीर्षक में, ठीक है। तो वेतन शीर्षक में कर योग्य होगा, लेकिन 12% तक छूट भी मिलता है। यहाँ पे अंशदान कितना किया मालिक? 14.5% तक। छूट कितना होता है? 12% तक। दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2.5%। यानी कि 2.5% के हिसाब से ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। टैक्सेबल होगा कितना? 2.5% के हिसाब से। टोटल 14.5% मालिक ने अंशदान दिया उसके फंड में, जबकि मालिक का जो अंशदान होता है 12% तक करमुक्त होता है। तो 14.5% तक किया है, इसमें से 12% तक करमुक्त हो जाता है, तो माइनस कर दिया, बच गया कितना? 2.5%। तो ये 2.5% के हिसाब से कर योग्य होगा। हमें वेतन शीर्षक में यहाँ पे हमें शामिल करना पड़ेगा नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक पर क्यों? क्योंकि 12% तक तो करमुक्त होता है, तो 12 से ज्यादा, अधिक जितना रहेगा उस पर उसको टैक्स लगाना है, उस पर उतना ही कर योग्य करना है यहाँ पे। तो 12 से ज्यादा कितना है? 2.5 ज्यादा है, तो 2.5% काटना है। किसका? वेतन का। अब यहाँ पे हमें काटना पड़ेगा वेतन का 2.5%। अब यहाँ पे जो वेतन है, यहाँ पे और एक मसला है। वेतन का मतलब क्या होगा? सबके माइंड में घूम रहा होगा कि ये 7,20,000 ही होगा कि कुछ दूसरा होगा। दूसरा होगा। यहाँ पे जो मकान किराया भत्ते के लिए अभी हम लिखे थे, यहाँ पे ये मकान किराया भत्ते की जब हम गणना किए थे 37,000 वाला, यहाँ पे हम वेतन से आशय लिखे थे, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा का अधीन, परसेंट वाला कमीशन, महंगाई वेतन, इन सबको जोड़ के कितना आया था? 8,50,000 रुपए। आपको याद नहीं है? वीडियो पीछे करो, देखो आपको मिल जाएगा वहां पे। 8,50,000 रुपए का वेतन की गणना किए थे, उसी 8,50,000 के यहाँ पे 10%, 50% काटे थे, वही वेतन यूज होगा यहाँ पे भी। प्रोविडेंट फंड में और मकान किराए भत्ते में, इन दोनों में वेतन का मतलब सेम होता है। वेतन से आशय एक ही जैसा रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो आया था कितना वहां पे? 8,50,000 रुपए का, ठीक है। 8,50,000 काटना कितना है उसका? वेतन का 2.5%। 2.5%। अब 8,50,000 रुपए का 2.5% कितना होगा? काटो। 21,250 रुपए का। 21,250। 21,250 रुपए प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान का राशि कर योग्य होगा। हमें इतना वेतन शीर्षक में शामिल करना है। अब यहाँ पे नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक पर, 12% से ज्यादा कितना? 2.5% था। उस 2.5% को हम काटे, वेतन का आया 21,250। 21,250 रुपए का यहाँ पे आ गया नियोक्ता का अंशदान, जो 12% से ज्यादा था, 2.5% अधिक था, तो वही 2.5% के हिसाब से यहाँ पे आ गया नियोक्ता का अंशदान। वेतन शीर्षक में कर योग्य में हमें इतना शामिल करना पड़ेगा उसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन का।
गत वर्ष में 9.5% की दर से ब्याज की राशि जमा हुआ 9,800 रुपए। अब जो फंड में हमारा ब्याज जमा होता है, प्रोविडेंट फंड में जो ब्याज हमारा जमा होता है वो 9.5% तक क्या होता है, करमुक्त होता है, छूट होता है, करमुक्त रहता है। और 9.5% से ही हमारे खाते में जमा हो, ये तो बिल्कुल संपूर्ण रूप से ही करमुक्त हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड में जमा पर ब्याज प्राप्त हुआ 9.5% की दर से क्या होता है, करमुक्त होता है। यहां पे इसको नील भी लिख सकते हैं, करमुक्त भी लिख सकते हैं। 9.5% तक करमुक्त होता है फंड में जमा पर ब्याज की राशि का, और नियोक्ता जितना फंड में जमा करते हैं वो 12% तक करमुक्त होता है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नियोक्ता पैसा जितना हमारे खाते में डालेगा उस पर 12% तक छूट होगा, बाकी पे टैक्स लगेगा, कर योग्य होगा। और जितना पैसा जमा हो जाएगा फंड में उस पर जो ब्याज मिलेगा वो 9.5% तक करमुक्त होगा, और उसके बाद एक्स्ट्रा जो बचेगा उस पर कर योग्य होगा। अब ये 9.5% तक करमुक्त होता है और 9.5% से ही हमें ब्याज मिला है, तो संपूर्ण रूप से करमुक्त हो जाएगा। हम यहाँ पे नील भी लिख सकते हैं, करमुक्त भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। आगे, मुंबई में किराया के मुक्त जो अपना 14,000 रुपए का किराया चुका रहा था घर का, वो मकान किराया भत्ता जब गणना किए थे तब यूज हो गया था। अभी और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन खत्म। अब हम इसको योग लगाएंगे, क्या इसका वेतन आ रहा है। क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। 7,20,000 रुपए का, 1,20,000, 10,000, 32,000, 12,000, 37,000, 50,000, 21,250। ये तो 10,02,250 आ रहे हैं। 10,02,250 ये हो जाएगा सकल वेतन। अब हम इसमें घटाएंगे मानक कटौती। मानक कटौती कितना घटेगा, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये हमेशा फिक्स है, ये 50,000 हम यहां से घटाना है। जब भी करोगे वेतन से आय की गणना करने बोला जाएगा। 50,000 घटाएंगे तो आएगा 9,52,250 रुपये। 9,52,250 रुपये ये हमारा निकला कर योग्य वेतन। कर योग्य वेतन निकला है हमारा 9,52,250 रुपये। तो सॉल्यूशन इस तरीके से बनेगा। सॉल्यूशन कितना फ्रेश लग रहा है यहाँ पे। जो भी हमें कचरा कवारी करना है पूरा वर्किंग नोट से करते हुए जाना है, सब कुछ प्रूफ दिखाना है हर एक चीज का, कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, करमुक्त राशि कितना है, कर योग्य राशि कितना है, सब हमें वर्किंग नोट में दिखाना है। वर्किंग नोट 1-2 पेज का बन जाएगा और हमारा जो सॉल्यूशन है आधा से 1 पेज के अंतर्गत बन जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन बिल्कुल फ्रेश रहेगा। हेडलाइन में क्या डालना है, जिस चीज की गणना करने बोला जाएगा क्वेश्चन में उसी को लेकर हम यहाँ पे हेडलाइन बनाना है। इस चीज में डाउट नहीं होना है, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सॉल्यूशन इस तरीके से बनेगा। अगर किसी को कोई टॉपिक में डाउट है, समझ नहीं आ रहा है, पूछो, बिल्कुल कमेंट करो, वही पे आंसर मिलेगा। और अगर कुछ ज्यादा खासा बड़ा है तो उसके लिए वीडियो मिल जाएगा एक आपके लिए। ठीक है, तो समझ नहीं आया पूछो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन अपलोड हो चुका है पहले से। 25 नंबर क्वेश्चन मिस्टर रंगराजन, जिसमें ग्रेड पे दिया है, ये ग्रेड पे को लेके हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछना, नहीं है तो अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।